दिन से सख्त सम्राट सरकार में लापरवाह और सुस्त अधिकारियों की भी अब खैर नहीं है। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की समस्या का समाधान हर हाल में 30 दिन में आपको करना होगा। फाइलों में अटकाना भटकाना अब नहीं चलेगा। 30 दिन में समस्या का समाधान आपकी तरफ से होना चाहिए। अगर समाधान नहीं तो अधिकारी नपेंगे। 31वें दिन अधिकारी खुद ब खुद निलंबित कर दिए जाएंगे। कल सोनपुर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत और उन्होंने अधिकारियों को साफ चेतावनी दे दी कि फाइलों को अटकाना और भटकाना आप बंद करें। कल सोनपुर के एक प्रखंड में एक पंचायत में स्वयं भी जाने वाला हूं और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 10 दिन में जो आवेदन प्राप्त होगा 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 तारीख को, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों। इसके पहले सभी ऑफिसर्स को 10 दिन के अंदर पहला नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको निष्पादन करने का काम कीजिए। 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा कि इस कार्य को निष्पादित कीजिए और तीसरा 25 दिन पर उसको नोटिस दिया जाएगा। और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। इसलिए बिहार की जनता का सेवा करना और सेवक के तौर पर हम लोग सभी लोग उनके कामों को आगे बढ़ाना। तो बिहार के सरकारी बाबुओं के रवैये को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने सख्ती दिखानी अब शुरू कर दी है और तय समय सीमा के भीतर लोगों का काम नहीं होने पर निलंबन की कार्रवाई की चेतावनी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से दी गई। इधर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही के आरोपी राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में पदस्थापित हैं। कि चूंकि आप हड़ताल पर रहने के कारण लाखों आवेदन पेंडिंग हो गए हैं, इसीलिए आप सुबह से लेकर रात तक काम करें, ईमानदारी से काम करें और राजस्व विभाग के ऊपर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगता है, मैंने स्पष्ट संदेश दिया है कि मंत्री ईमानदारी से काम करेगा और जब मंत्री ईमानदारी से काम करेगा तो पदाधिकारी और कर्मचारी को भी अपने आदत में सुधार लाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। यह कैंसर के रोग के तरह भ्रष्टाचार जो होता है लोगों के दिल में समाता है, इसीलिए इसका धीरे धीरे एंटीबायोटिक से इलाज शुरू हो गया है और हमें लगता है कि हमारा प्रयास जारी रहेगा। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मकसद साफ है, एक संदेश भी साफ कि अब आपको ईमानदारी से काम करना है और जनता के हित में काम करना है। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई यह दर्शाता है कि जिस तरीके से खास करके भूमि राजस्व विभाग की हम बात करें तो उसमें जितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आते हैं, इन मामलों को देखते हुए जो पदाधिकारी और अधिकारी हैं वो सतर्क रहें। ये एक मैसेज देने के भी इस कार्रवाई से कहीं न कहीं कोशिश की गई है, क्योंकि साफ तौर पर जो आरोप लगे हैं, जिस कुढ़नी के जो राजस्व पदाधिकारी पर जो कार्रवाई हुई है, उन्हें निलंबित किया गया है, साफ तौर पर काम में लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई हुई है। और ये तमाम जो बिहार भर के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए कहीं न कहीं एक चेतावनी भी है सरकार की कि आप काम करिए, अपने
क्रियाकलाप में बदलाव कीजिए, काम करने के तरीके में बदलाव कीजिए, नहीं तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिए। चूंकि लगभग 2 से 3 महीने तक इस विभाग में हड़ताल होने के कारण लोगों की समस्याएं, लोगों के काम काफी पेंडिंग है और सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द अब उन कामों को भी करना है। ऐसे परिस्थिति में बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है कि इन पदाधिकारियों से काम लेना और जो गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करना। जी बिल्कुल, और एक साफ मैसेज अब दे दिया गया है कि काम कीजिए और ईमानदारी से कीजिए, अन्यथा भ्रष्टाचार या लापरवाही के मामलों में एक्शन तुरंत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, जिसमें बीजेपी कार्यालय में शाम 6 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक पर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि पार्टी के प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आने वाले कार्यक्रमों को लेकर ये बैठक, जिसमें रूपरेखा तैयार की जाएगी, इस लिहाज से इस बैठक को खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शाम के 6 बजे का वक्त जब बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक शुरू होगी और पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी कार्यालय में शाम 6 बजे ये बैठक होने वाली है और बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक को आगे पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम है उससे लेकर रूपरेखा तैयार करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में अब पुलिस अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है। अपराधियों की गोली का जवाब पुलिस के तरफ से, पुलिस के जवानों की तरफ से गोली के तौर पर ही दिया जाएगा। अपराधी संदीप उर्फ बादल के ऊपर ताबड़तोड़ एनकाउंटर की जो घटनाएं सामने आती हुई, जिसमें बिहार में आज जब लोगों की नींद खुली तो उन्हें पता चला कि पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 जगहों पर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया है। पटना और सीवान, 2 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात पटना की, जहां शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर हुआ और पुलिस की गोली से अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस लूटकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी और तभी अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां दागी और अपराधी संदीप उर्फ बादल के पैर में गोली लगती है, जिसके बाद घायल अपराधी को एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया। वहीं इस दौरान पुलिस ने एक अन्य अपराधी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया है। 13 मई को अपराधियों ने भागवत नगर थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर शिक्षक शंभू कुमार को गोली मार दी थी, जिसके बाद से उनका एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें सुबह में जो व्यक्ति जा रहे थे मोटरसाइकिल से, उनसे छिनतई के क्रम में गोली चला दिया था, जिसमें उनका इलाज हुआ और वो भी स्वास्थ्य रिकवरी कर रहे हैं। इसी क्रम में जब पुलिस की टीम बनाई गई थी और जो घटना करने वाले लोगों पे पहचान करने की कोशिश की जा रही थी, इसी टीम के द्वारा इनको इनपुट मिला और जो घटना करने वाले व्यक्ति थे उनकी पहचान की गई और उसी में रेड छापामारी की गई। रेड छापामारी करने के क्रम में जो घटना में सम्मिलित 2 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पे थे और वो नशा के आदी भी थे, नशा करने के क्रम में भी आए हुए थे, उनका हथियार था। पुलिस के जब उनको चैलेंज किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जो पुलिस की गाड़ी के शीशा में लगा है जाके। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल फायरिंग किया गया, जो उनके पैर में लगा और उसके बाद उनको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। जो दूसरा व्यक्ति सम्मिलित था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल, वो भी रिकवर कर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर सीवान से, जहां जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में ये आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ की खबर, जिसमें बदमाश अंकित कुमार को पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। बाद में उसे इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल पहुंचाया गया। ये एक सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पटना आईजीआईएमएस रेफर कर दिया। सीवान एसपी ने कहा कि आरोपी पिछले सप्ताह जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर में हुई ज्वेलरी लूटकांड में शामिल था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सीवान में लूटकांड का आरोपी का इनकाउंटर हुआ है, उसके दोनों पैर में गोली लगी है। सीवान सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। सीवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि आज से 1 सप्ताह पहले जीरादेई थाना क्षेत्र के जामो में ज्वेलरी लूट हुई थी, उसमें ये आरोपी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ बदमाश
मैरवा थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। वहां पर जब पुलिस गई तो जब फायरिंग की गई, फायरिंग में जवाबी कर रहे पुलिस की तो अंकित कुमार को पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि इसमें और जितने लोग आरोपी हैं उसे बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। बिहार में जारी एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, किसी भी हाल में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे, अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी, बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी रहेगा। सुशासन वाला राज्य है, इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है और आगे भी करते रहे, क्योंकि बिहार में सुशासन को आगे बढ़ाते रहना। तो बिहार में सुशासन का राज और इसे कायम करने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है। बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 8 एनकाउंटर हो चुके हैं। पुलिस के इस तेवर से अपराधी अब थर-थर कांप रहे हैं। अपराध की वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधी अब कई बार सोचेंगे। एक नजर डालते हैं हाल के दिनों में कब, कहां और क्यों अपराधियों का पुलिस ने गोली कर यहां पर लंगड़ा ऑपरेशन चलाया। और देखिए 1 महीने में बड़े एनकाउंटर हुए हैं। 22 अप्रैल की बात करें तो पटना में ये घटना होती है और दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर इस दौरान किया जाता है। और क्यों, तो 20 लाख का जीवन लूटकांड में ये शख्स शामिल था। वहीं 26 अप्रैल की बात करें, नवादा में घटना को अंजाम दिया गया। मिंटू यादव के पैर में गोली लगती है और 26 अप्रैल नवादा और 29 अप्रैल भागलपुर में। और ये दोनों ही घटनाओं में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर, सीधा मकसद, साफ मकसद कि भाई अपराध छोड़ दीजिए या फिर बिहार छोड़ दीजिए। 30 अप्रैल की बात करें तो सीवान में अपराधी छोटू यादव को ढेर किया जाता है। बीजेपी नेता के भांजे की हत्या के मामले में यह कार्रवाई होती है। वहीं 30 मई को सीवान में ही, जहां अपराधी सोनू यादव, यहां पर आपको बात करें 3 मई की घटना है और सीवान में अपराधी सोनू यादव को ढेर किया गया और बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर इस शख्स की तरफ से फायरिंग की गई थी। इस मामले में यह कार्रवाई हुई और लगातार आप देखिए कि अपराधियों को पुलिस ने किस तरीके से गोली का जवाब गोली से दिया। और ऐसी घटनाओं के बाद से यह बात साफ हो गई कि एक के बाद एक यह हाफ एनकाउंटर अपराधियों को एक चेतावनी है। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ भी यहां पर साफ तौर पर नजर आता है। कांग्रेस आरजेडी ने जहां बिहार में सरकार और पुलिस की नाकामी का आरोप लगाया, साथ ही इस तरह के एनकाउंटर्स को असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया गया, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ये दावा करती है कि बिहार में अपराधियों की अब उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और किसी भी अपराधी को अब बख्शा नहीं जाएगा। का गैंगरेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसके आरोपी की टांग में गोली लगी क्या? नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, 6 से अधिक छात्रों ने खुदकुशी कर ली, उन आरोपियों की टांग में गोली लगी क्या? दरअसल ये सारे बड़े अपराधी मिलकर सरकार चला रहे हैं और आपकी निगाह इन अपराधियों पर ना पड़ जाए, बलात्कारियों पर ना पड़ जाए, हत्यारों पर ना पड़ जाए, इसलिए खीरा चोरों के टांग में गोलियां मार मार के आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। राज्य सरकार वैसे सभी तथ्यों से निपटना जानती है जो राज्य के विकास में बाधक बने हुए हैं और वैसे सभी आपराधिक समूहों को सख्त संदेश है कि अपराध करने के बाद या आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार वैसे तमाम विषयों पर काम कर रही है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, हर रोज आए दिन आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अब सरकार, पुलिस प्रशासन इनकाउंटर कर रही है, इसके बावजूद अपराध में कहाँ कम आ रहा है? अपराधियों में कोई भय है ही नहीं। तो ये सत्ता का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, ये स्पष्ट दिख रहा है। सम्राट सरकार के गठन के बाद बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल सिवान और आज पटना में हुए एनकाउंटर से यह संदेश दे रहे हैं कि अब बिहार में गोली और गुंडागर्दी नहीं, कानून का राज चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए न कोई संरक्षण होगा और न ही कोई समझौता। पुलिस को खुली छूट है कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर निर्णायक कार्रवाई करें।
बिहार में आज से दमकल की टीम और ज्यादा दमदार हो गई है। जी हां, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज फायर ब्रिगेड को 80 हाईटेक गाड़ियों की सौगात दी। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाया और इस दौरान महिला फाइटर्स ने भी अपना दमखम दिखाया। सीएम और डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने फायर ब्रिगेड के इम्प्रूवमेंट की बारीकियों को, इक्विपमेंट्स जितने भी इसके हैं उनकी बारीकियों को समझा भी और कार्यक्रम में आग लगने से लेकर आग बुझाने और बिल्डिंग में फंसे लोगों के उस दौरान रेस्क्यू का मॉक ड्रिल भी किया गया। तो ये वो 3 तस्वीरें जहां पर कार्यक्रम में मौजूद थे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम, साथ ही साथ यहां पर फायर ब्रिगेड से जुड़ी हुई तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं उन आपात स्थितियों में जब एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक जिंदगी को बचाने के लिए। उस दौरान यहां पर मॉक ड्रिल भी की गई ताकि कैसे रेस्क्यू किए जाते हैं उन हालातों में। तो 80 हाईटेक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को दिया गया है ताकि अग्निशमन विभाग और ज्यादा सशक्त हो सके और अपनी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से निभा सके। तो महिला ब्रिगेड की ये तैयारियां जिसमें उनकी चुस्ती आपको चुस्ती फुर्ती नजर आ रही होगी, किस तरीके से वो इस दौरान काम करती हैं और उनका जोश इस दौरान कितना हाई नजर आया। तो ऊंची ऊंची इमारतों में जब इस तरह की आपात स्थिति पैदा हो जाती है जहां पर एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उन हालातों में फायर ब्रिगेड के कर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी कुशलता का परिचय देते हुए, दक्षता का परिचय देते हुए इंसानी जान की कैसे रक्षा करते हैं, यहां वो मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया। में जितने तरह के उपकरण या फिर यंत्र दिखाए गए हैं, किसी भी आग से संबंधित आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए, उससे तो हम बिहार वासियों की तरफ से जरूर कहेंगे कि हम लोगों का भरोसा बढ़ा है, हम लोगों को इत्मीनान हुआ है कि अब अग्निकांड से संबंधित किसी बड़ी आपदा को भी झेलने में हमारा अग्निशमन सेवा ये पूर्ण रूप से सक्षम है। अग्निशमन सेवा का जो ये पूरी दृश्य आज हम लोगों ने देखा, लगभग 80 गाड़ियों का झुंड आपके सामने आया और ये पूरा देश एक ही है कि पूरे प्रदेश में जहां भी आपदा है तुरंत गति से पहुंचकर उस आपदा को विपदा नहीं बनने दे, इसमें योगदान देना है। तो अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा होतकर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद किया। उन्होंने आग से बचाव को लेकर एक पाठ्यक्रम स्कूल में भी शुरू करने की अपील की ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा में इस बात को जान पाएं कि आपदा और आग की घटना से खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। अग्निशमन विभाग के डीजी हमारे साथ मौजूद हैं, शोभा होतकर जी। शोभा होतकर जी, आज का दिन काफी बड़ा रहा, आपने इतिहास रचा, मुख्यमंत्री ने भी तारीफ करी। सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहते हैं। आज अग्निशमन सेवा विभाग की 80 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण किया गया है और AI बेस्ड हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो अभी लोधीपुर फायर हेडक्वार्टर्स में हम लोगों ने उसको खोला है, इसका भी आज लोकार्पण हुआ है। तो आज के डेट में अभी ये जो 80 गाड़ियां हैं इसमें करीब 11 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स हैं, टर्न टेबल एरियल लैडर्स हैं। इसमें 22 मीटर, 32 मीटर, 42 मीटर, 52 मीटर, यहाँ तक कि 62 मीटर का भी द टॉलेस्ट बिल्डिंग हमारा जो है बिस्कोमान का वो 70 to 75 मीटर्स कुछ है। तो उस हिसाब से अभी हम लोगों ने ये सारे जो इतने बड़े बड़े जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स हम लोगों ने लिया है, इससे ये बड़ी जो ऊंची इमारतें हैं इसमें अगर आग लगी की घटना घटती है तो उसको डील करने में हम लोग अभी पूरी तरह से सक्षम हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार के लिए है।
पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए अग्निशमन से कैसे बचा जाए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि बच्चों को स्कूल में जब वो रहते हैं तभी से हम लोग उनको रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाएं। लखीसराय के कुली गांव में सासाराम में तैनात सिपाही मुकेश कुमार की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था उन्हें, जिसके बाद इलाज के क्रम में उनका निधन हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। और घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जवान के परिजन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर बालू माफियाओं का दुस्साहस देखिए, जहां लखीसराय में पूरा परिवार सदमे में, बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर सिपाही की जान ले ली। वहीं सासाराम से घटना सामने आती है, जहां पर 18 मई को पुलिस जवान को रौंद दिया जाता है ट्रैक्टर से। 7 बजे निकले ड्यूटी से, चाय पी के थोड़ा सा, उसके बाद नया इंतजार करते रह गए। आप भी वहीं रहती थी साथ? हम भी साथ से में रहते हैं, सब बाले बच्चे लेके। अच्छा, तीनों बच्चा के लेके। क्या पता चला आपको? हमको बोला कि पैर में चोट है सिर्फ, उसके बाद कुछ देखने को नहीं मिला। और डायरेक्ट ले गया बनारस, तो उसका बॉडी देखा है सब मिलके। बालू साइड पर था, मोड़ पर गाड़ी रुकाने के लिए गया, स्पॉट पर धक्का पर गाड़ी से चपात करके मार दिया हमारे बाबू। अब क्या चाहेंगे सरकार से? सरकार से हमारा पोती है, पोता है, हम हैं, हमारा घर वाली है, हमको जीविका चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इस बार उसको हीन कर दे, उसको बहुत कड़ी सजाएं देना चाहिए उसको। अच्छा, अभी पता चला हम लोग का, हम तो गांव में थे, तो हमारी बहू वहीं रहती थी, तो फ़ोन की कि जो है एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मरने का खबर नहीं था, डेथ का खबर नहीं था, चोट लग गया। तो हम लोग गए यहाँ से अपना गाड़ी रिजर्व कर करके, जब तक वहाँ फिर हुआ कि नहीं डेथ कर गई। वहाँ से तो सूचना मिला है कि हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ले जो ट्रैक्टर चालक था वो अभी तक ले मतलब गिरफ्तार नहीं हुआ है। बाकी जो ट्रैक्टर था वो मतलब थाना में लगा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि थाना में लगाने से नहीं होगा, उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। उसको जो ड्राइवर को फांसी का सज़ा होना चाहिए। इस तरह से एक सिपाही अगर देश का जाता है तो बहुत बड़ा मतलब ये है, बहुत बड़ा घटना है देश के लिए तो है ही, लेकिन हमारे परिवार तो पूरा तरह से टूट ही चुका है। शेखपुरा से बड़ी खबर, जहां लोदीपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की लगभग 12 छात्राओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। सभी छात्राओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी और लू के असर से छात्राओं की हालत खराब हुई। विद्यालय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम छात्राओं की निगरानी में है। डॉक्टरों के अनुसार सभी छात्राओं का उपचार जारी है और उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जाती है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी इसी स्कूल की 27 छात्राओं की तबीयत खराब हुई थी। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड रांची, जहां प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, जिसमें 319 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए 158 नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जरिए। और इसी आराधना के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। कक्षा 6 से लेकर 8वीं के लिए 161 नियुक्ति पत्र हैं और राज्य को इस दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिलने वाले हैं। तो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जरिए की जा रही है। की कमी शिक्षा के मार्ग में बाधा बनती थी, उसी धरती पर आज अवसरों के नए दीप टिमटिमा रहे हैं। राज्य में लगातार रोजगार के बढ़ते कारवां का एक और ऐतिहासिक दिवस। इस सुनहरे दिन का शुभारंभ विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री महोदय और आदरणीय अधिकारी महोदय, पदाधिकारी महोदय अपने कर कमलों से
दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ कर रहे हैं। जहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मंत्री महोदय और मंच पर आसीन सभी आदरणीय जनों का अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर समारोह को रोशनी प्रदान करने के लिए। और अब वो घड़ी आ गई है जब हम अपनी खुशियों को व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक उन्हें सम्मान स्वरूप हरा भरा पौधा प्रदान कर और प्रदान करने के तो 19 महिला पर्यवेक्षकों को भी नियुक्ति पत्र जो है इस दौरान दिया जाएगा। शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया जा रहा है। समृद्धि, हरियाली, आगे बढ़ने का प्रतीक ये हरा भरा पौधा प्रदान